होती है अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता कम या ज़्यादा हो जाती है शरीर की, इसके विभिन्न रीज़न हो सकते हैं। 90% लोगों को कोई न कोई किसी चीज़ की एलर्जी है, कोई किसी भी फॉर्म में एलर्जी है। तो डॉक्टर साहब, इस एलर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एलर्जी है क्या और क्यों होती है? चेंज ऑफ सीजन के कारण बहुत एलर्जी होती है। फिर उसके बाद देखा गया है कि आजकल तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जिनके कारण एलर्जी हो सकती है। एक बड़ी कंसर्न होगी है कि कोई उनका चेहरा लाल पड़ जाना, दाने दाने हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, उसका क्या इलाज है डॉक्टर? हाँ, एलर्जी की बीमारी डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। नमस्कार HNT के दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुखबीर सिंह हुड्डा एक बार फिर ऐसी शख्सियत के साथ जिसका बल्कि हिंदुस्तान में ही नहीं देश विदेशों के अंदर भी नाम जाना जाता है। वो अपने फील्ड के एक बहुत ही माहिर डॉक्टर हैं और जिनके करीबन पूरा हिंदुस्तान उनकी रीच में करीबन उन्होंने 2000 अपनी फ्रेंचाइज खोली हुई है। और वो एलर्जी के ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो नई टेक्निक्स के अंदर बिलीव करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के अंदर बिलीव करते हैं और पेशेंट्स को इस तरीके से डील करते हैं कि उसकी मिनिमम कॉस्ट आए और उसको ज़्यादा रिलीफ मिले। और डॉक्टर साहब ने आपने दुबई, लंदन और बहुत सारे कंट्रीज़ में भी एक्सपेंड कर लिया है। आज हम रूबरू होते हैं डॉक्टर प्रशांत जैरत से, बल्कि पूरी फैमिली जैरत फैमिली, बड़े जैरत साहब, इनके मॉम डैड ऑल आर सारे पैथोलॉजी, सारे एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं। आज हम आए हैं ऐसी शख्सियत के पास, डॉक्टर प्रशांत के पास, जिन्होंने इस उम्र के अंदर इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके और इतनी लोगों के अंदर रीच बनाई है और लोगों की जो सेवा कर रहे हैं, आज उनसे रूबरू होते हैं। डॉक्टर प्रशांत, HNT न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सुखबीर हुड्डा जी, और थैंक यू हुड्डा जी को इतनी तारीफ़ करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत जैरत है। मैं MD पैथोलॉजिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन और मेरे लैब का नाम है जैरत पैथ लैब एलर्जी टेस्टिंग सेंटर। और ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड लैब है एलर्जी टेस्टिंग के लिए और इम्यूनोलॉजी टेस्टिंग के लिए। और तकरीबन 2000 से 2200 सेंटर हैं हमारे पूरे ऑल इंडिया। और हमारा जो ऑपरेशनल ऑफिसेज हैं वो हैं बॉम्बे, जलंधर, चेन्नई और इन सब जगह पर हैं। डॉक्टर प्रशांत, सबसे पहले जो आज जो मुख्य मुद्दा है जो जिस पे आप हम बात करेंगे एलर्जी के ऊपर, सबसे पहले ये बताइए कि कोई, अब मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अगर हम 130 करोड़ 35 करोड़ की आबादी है, 90% लोगों को कोई न कोई किसी चीज़ की एलर्जी है, कोई किसी भी फॉर्म में एलर्जी है। तो डॉक्टर साहब, इस एलर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? ये एलर्जी है क्या और क्यों होती है? सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि एलर्जी की बीमारी सबसे कॉमन बीमारी है। इवन बुखार से भी ज़्यादा ये कॉमन बीमारी है। तकरीबन 30 से 35% लोगों को पूरे विश्व भर में इस एलर्जी से जूझना पड़ता है। और एलर्जी होती है शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता जो कम या ज़्यादा हो जाती है, उसी के कारण एलर्जी होती है। और एलर्जी कई तरह की हो सकती है, कई तरह के सिम्टम हो सकते हैं एलर्जी के। बेसिकली एलर्जी में आपकी जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो कम या ज़्यादा हो जाती है, तो उसकी वजह से अलग अलग तरह के सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि अगर किसी को किसी स्किन की कोई तकलीफ आती है, जैसे कि छपाकी, ये नॉर्मल है स्किन की, तो आज के टाइम की तो बहुत कॉमन है स्किन की एलर्जी। तो इस तरह की एलर्जी होती है जिसमें कि स्किन पे छपाकी हो जाती है, धब्बड़ हो जाते हैं, होंठ सूज जाते हैं। तो ये एक तरह की स्किन एलर्जी होती है। दूसरी तरह की एलर्जी हमने आम देखा है कि जैसे खांसी का होना, दमे का होना, सांस का प्रॉपर ना आना, इसे सांस की एलर्जी भी कहते हैं या इनहेलेंट एलर्जी भी कहते हैं। तीसरी तरह की एलर्जी होती है खाद्य पदार्थ की एलर्जी, जैसे कि हम फूड एलर्जी कहते हैं। खाद्य पदार्थ की एलर्जी बच्चों में हमने देखा है कि अधिकतम बहुत कॉमन है, जिसमें कि पेट में दर्द होना, बच्चों की ग्रोथ ना होना, इस तरह के कई तरह के सिम्टम होते हैं। और एडल्ट्स में खान पाचन का ढंग से प्रॉपर तरीके से उसका पाचन ना होना, तो उसके कारण भी उसको भी फूड एलर्जी का सिम्टम होता है। उसके अलावा पेट में दर्द रहना, एसिडिटी रहना, ये भी एलर्जी के कुछ सिम्टम्स हैं। और उसके बाद एक एलर्जी होती है दवाइयों की एलर्जी, जैसे दवाई खाने से कई लोगों को रिएक्शन होता है। तो ये कॉमन तरह की 5-6 तरह की एलर्जीज होती हैं जिसके अलग अलग तरह के सिम्टम्स होते हैं। डॉक्टर साहब, मुख्यतः अगर देखा जाए कि इनका मेन रीज़न क्या होता है? एलर्जी का मेन कॉज, जैसे आपने बताया कि भी ठीक है, मेडिसिन का रिएक्शन हो जाना, वेदर का चेंज हो जाना, वैसे कोई भी जो एलर्जी होती है इसका कोई ऐसा अभी तक टेक्नोलॉजी ने ऐसा कोई फाइंड आउट किया कि क्या रीज़न हो सकता है एलर्जी का? सर, जैसे मैंने आपको बताया कि एलर्जी होती है अपनी रोग प्रतिरोध क्षमता कम या ज़्यादा हो जाती है शरीर की, उसके विभिन्न रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि आपका एक ऐसे किसी घर में रहना जहाँ पे धूप प्रॉपर ना आती हो, उसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है।
ये एक एलर्जी का कारण हो जाता है। फिर उसके बाद अचानक से मौसम का बदलना, चेंज ऑफ सीज़न के कारण बहुत एलर्जी होती है। फिर उसके बाद देखा गया है कि आजकल जो खाद्य पदार्थ हैं इसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत ऐड होते हैं। प्रिजर्वेटिव्स ऐड होने की वजह से लोगों को फूड एलर्जी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा होने लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल रीजंस हैं, पॉल्यूशन है, जिसके कारण हमारी रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है। जैसे हमने कि कोविड में देखा, कोरोना में देखा कि हमारी इम्यूनिटी पावर अब बहुत कम हो चुकी है लोगों की, खाने पीने की चीज़ों की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से। तो ये सारे मल्टीपल फैक्टर हैं जिनके कारण एलर्जी हो सकती है। तो एलर्जी कोई एक कारण से नहीं, मल्टीफैक्टोरियल रीज़न है जिसके कारण, मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है कि बहुत सारे कारणों के कारण एलर्जी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एलर्जी कुछ मेल फीमेल में भी कुछ डिफरेंस करती है, सीनियर सिटीजन में या यंग में, बच्चों में, इनमें भी कुछ डिफ्रेंशिएट करती है एलर्जी, या सबके लिए मोर और लेस कॉमन ही रहता है? सर एलर्जी बेसिकली तो क्या कहते हैं, किसी भी उसमें हो सकती है, मेल फीमेल, बच्चों में, एल्डरली में। लेकिन हाँ ये बात है कि अलग अलग एज में अलग अलग सिम्टम्स प्रेफर होते हैं। जैसे एडल्ट्स में देखा गया है कि स्किन की एलर्जी ज़्यादा होती है, फिर बच्चों में देखा गया है कि फूड एलर्जी ज़्यादा होती है, और इसी तरह से एडल्ट्स एज के कारण डिफरेंट तरह की एलर्जी होती है, जैसे सांस की एलर्जी ज़्यादा होती है। तो अलग अलग एज में एलर्जी के सिम्टम्स बदलते जाते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली कोई ऐसी एज नहीं है जिसमें कि एलर्जी ज़्यादा अफेक्ट करती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और एक बड़ी कंसर्न है आपकी ट्रीट के अंदर, जैसे कई बार ऑब्जर्व करा गया, जैसे मैंने आपके इंटरव्यू से पहले मैंने ये डाली पोस्ट, तो बहुत सारे लोगों का वो था कि भाई ओवर द काउंटर भी बहुत सारी मेडिसिन बिकती है एलर्जी के लिए। इसका क्या डॉक्टर साहब, वो क्या हेल्प करती है या वो नुकसानदेह हैं? बगैर प्रिस्क्रिप्शन के लोग अपने आप केमिस्ट से जाके एंटी एलर्जिक वगैरह मेडिसिन ले लेते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? सर एलर्जी की हर आदमी को ही पता है कि एलर्जी की कॉमन दवाइयाँ जैसे कि सेट्राजिन, लिवोसेट्राजिन, मोंटेलोकास्ट, ये आम ही लोग जाके दुकानों से खरीद लेते हैं कि जैसे ही खारिश हुई तो वहाँ से जाके दवाई ले ली, छींकें आई तो दवाई ले ली। पर क्या है कि ये सारी दवाई हैबिट फॉर्मिंग दवाइयाँ हैं, ठीक है, कि जैसे आपने एक बार सेट्राजिन खानी शुरू कर दी, कई बार आपका शरीर उसके हिसाब से कस्टम हो जाता है। तो कभी हम पेशेंट को ये नहीं सजेस्ट करते कि वो बिना डॉक्टर को दिखाए एलर्जी की दवाइयाँ ले, बिकॉज लॉन्ग टर्म में जैसे स्टीरॉयड्स हैं और ऐसी दवाइयाँ जो काउंटर से लेके लोग खा तो लेते हैं, लेकिन जो आगे जाके किडनी फेलियर और कई तरह की बीमारियाँ करती हैं। और दूसरी बात है कि इस पर डिपेंडेंस हो जाती है एलर्जी की दवाइयों पे, तो इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर्स की सलाह के बिना आप दवाई ना लेके खाएँ, बेटर है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये सवाल आता है कि भी पहले जब एलर्जी टेस्ट होती थी, किसी को एलर्जी कोई भी एलर्जी निकलती थी, जो वो फूड से है, किसी को फ्रूट से है, किसी को दाल से है, चने से है, कर्ड से है, मिल्क से है, तो वो पूरे हाथ के ऊपर स्पॉट्स लगा के, कोई 80 या 100 के आसपास कोई वो ऐसे सुइयाँ लगा के, बहुत बड़ा पेनफुल है, सुना है, देखा गया है, लोगों ने बताया है। तो क्या अभी भी वही सिस्टम अडॉप्ट हो रहे हैं या उस कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो आप तो बिल्कुल क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ करते हैं, एशिया की लेटेस्ट मशीन आपके पास है, स्विस की आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है, तो इसके बारे में बताइए क्या कि कैसे होता है और कैसे इसको एलर्जी को पकड़ में लाया जा सकता है? जैसे आपने सही कहा सर, एलर्जी का सबसे बड़ा सोल्यूशन ये है कि ये पता करना कि एलर्जी है किस चीज़ से। तो पता करने के लिए जैसे कि एलर्जी, पहले तो हम इसको, जिस टेस्ट की आप बात कर रहे हैं उसको कहते थे हम स्किन प्रिक टेस्ट। उसमें सुइयाँ लगा के देखा जाता था कि एलर्जी के कितने कहाँ पे हमें रिएक्शन मिलता है, उसको स्किन प्रिक टेस्ट कहते थे। लेकिन उसमें बहुत सारी सुइयाँ लगानी पड़ती थी, जिससे कि पेशेंट भी बहुत लंबा प्रोसेस भी था, दो कम से कम 2-2.5 घंटे का। पेशेंट बच्चे करवाने में दिक्कत करते थे इस टेस्ट करते। अब सिंपल टेस्ट जैसे कि कोई भी रूटीन टेस्ट होता है, सिंपल एक ब्लड के सैंपल से पता चल जाता है एलर्जी का कारण। एलर्जी का कारण पता करने के बाद ये अलग अलग मशीनों में टेस्ट होता है, उससे हमें कारण पता चलता है, फिर हम उस पेशेंट को उस चीज़ का परहेज़ रख पाते हैं। तो अब क्या है कि बहुत इजी हो गया एलर्जी का टेस्ट। अब पहले की तरह एक तो लंबा प्रोसीजर नहीं है और पेनफुल प्रोसीजर नहीं है। जैसे आप किसी भी थायराइड का, बीपी का, किसी भी चीज़ का सैंपल देते हैं ब्लड का, किसी तो सिंपल ब्लड सैंपल के हिसाब से ही हो जाता है, एलर्जी का कारण पता चल जाता है। ठीक जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे किसी को एलर्जी टेस्ट कराना है, आपकी करीबन अराउंड 2000 के आसपास आपकी फ्रेंचाइज है, तो आप कैंप्स भी लगाते रहते हैं, तो क्या ये आम आदमी की रीच में पहुंच पाया? क्या आम आदमी आपके पास टेस्ट करा सकता है? उसकी पॉकेट्स उस लेवल तक आ गई है कि आप लोगों का, क्योंकि पहले तो बहुत कॉस्टली सुना गया था ये टेस्ट। एलर्जी का टेस्ट सर जनरली जो लैब्स में होता है वो अभी भी बहुत कॉस्टली है, लेकिन अब हमारे तकरीबन जैसे 2000 सेंटर हैं पूरे इंडिया में, और इसमें कुछ स्पेशल दिनों के टाइम स्पेशली गरीब लोगों के लिए और जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते
उस टाइम पे हमारे यहाँ कैंप वगैरह लगते हैं जिसपे ये टेस्ट आधे से भी कम रेट पे किया जाता है। तो डॉक्टर साहब और- रफ आइडिया क्या होता है उसका प्राइस का? ऑलमोस्ट 2 से 3 हज़ार रुपये में ये टेस्ट हो जाता है ओके। पेशेंट के लिए, और उसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट भी किया जाता है और उसे सलाह भी फ्री में दी जाती है। क्योंकि पेशेंट अगर अफोर्डिंग नहीं है तो उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्ट तो वो चलो करवा लेगा, टेस्ट करवाने के बाद उसका क्या इलाज है वो हमारे सारे सेंटर्स पे किया जाता है, ताकि उस पेशेंट को सही गाइडेंस मिले और उसका आगे वो ट्रीटमेंट और परहेज़ कैसे रखना है उन चीज़ों का वो उसे पता चले। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि हम उसका जब ब्लड सैंपल लेते हैं, जब भी कैंप लगता है, उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट आती है तो उसकी कंसल्टेंसी भी हम फ्री में करते हैं जी जी। और उसके बाद उसके लिए जो भी प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो हम प्रोवाइड करते हैं नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर। जी। दिस इज व्हाट यू नो कंक्लूजन इज। दिस द कंक्लूजन। ओके डॉक्टर साहब, इसके बाद सवाल ये आता है कि जो एलर्जी है कि ये जैसे किसी को वीट एलर्जी है, वो एक बार वीट एलर्जी निकल जाती है, क्या उसको हम फिर लाइफ टाइम के लिए उसको उससे परहेज रखना पड़ेगा या उसका कोई सोल्यूशन भी है? किसी को कोई भी किसी तरह की एलर्जी निकलती है, क्या वो उस चीज़ को कुछ समय के लिए परहेज रखवाते हैं आप, क्या उसके बाद वो उस पे आ सकता है, कंटिन्यू कर सकता है? सर, एलर्जी के 2 तरह के समाधान हैं। एक तो जैसे आपने बताया कि आपको किसी अगर चीज़ से एलर्जी है तो आप उस चीज़ का परहेज़ रखें। दूसरा, परहेज़ के बाद कई बार क्या होता है कि परहेज़ के अलावा कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका वातावरण में या कोई ऐसी चीज़ है जिसका परहेज़ नहीं रखा जा सकता, तो फिर एलर्जी के लिए विभिन्न तरह की दवाइयाँ आती हैं जिससे वो परमानेंट ठीक भी हो जाती है। ये ज़रूर है कि कुछ टाइम तक आपको, जब तक आप दवाई ले रहे हैं तो उसका परहेज़ आपको रखना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे हम वीट एलर्जी की बात करें, जैसे बच्चों में वीट एलर्जी निकलती है तो कुछ एज के बाद कई बार तो खुद से ठीक हो जाते हैं, कई बार दवाइयाँ आती हैं जैसे उस पेशेंट को धीरे धीरे करके हम वीट शुरू करवा सकते हैं। इसी तरह से अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं जिनके लिए दवाइयाँ आती हैं और वो दोबारा शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक बार एलर्जी आ गई तो आपको सारी उम्र के लिए बंद करनी पड़ेगी। तो मतलब डॉक्टर साहब का ये कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कोई भी एलर्जी ऐसी नहीं है कि जो नॉन क्योरेबल हो। हर एलर्जी का इलाज है, हर चीज़ की जो भी किसी तरह की भी किसी भी चीज़ से एलर्जी निकलती है वो क्योरेबल है, उसका ट्रीटमेंट है। डॉक्टर साहब के यहाँ कंसल्टेंसी है, कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है और टेस्ट भी नॉमिनल चार्जेस पे होते हैं जब वो कैंप्स लगते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे नॉर्मली अगर कोई भी टेस्ट कराने आता है तो वो ब्लड देता है तो कितने दिन में रिपोर्ट आती है और कितने करीबन आइटम्स की आप एलर्जी निकालते हैं? तो इसके ऊपर थोड़ा सा लोगों को पता लगे कि भाई वो टेस्ट कराने चाहें और कितने आइटम्स के अगेंस्ट में वो टेस्ट होता है। सर, ये अलग अलग तरह के पैनल होते हैं। एलर्जी का टेस्ट उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को सिम्टम क्या है। वैसे जनरली अगर एक रिपोर्ट में देखा जाए तो 100 से 150 ऐसे खाद्य पदार्थ और ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी रिपोर्ट आती है। और ये टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कराना चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि आपकी एलर्जी के हिसाब से वो टेस्ट ना फिट होता हो। क्योंकि ये एलर्जी के टेस्ट भी कई तरह के होते हैं, जैसे खाने पीने की एलर्जी का फूड एलर्जी टेस्ट होता है, सांस की एलर्जी के लिए इनहेलेंट एलर्जी टेस्ट होता है, किसी को चमड़ी की एलर्जी के लिए हो तो उसको स्किन एलर्जी टेस्ट होता है। और कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिसको मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं, जिसको खाने पीने की भी दिक्कत होती है, स्किन की भी दिक्कत होती है, उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट एलर्जी टेस्ट होता है। तो ये एलर्जी टेस्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है, इसके नंबर ऑफ वो इतने चीज़ पे डिपेंड करता है कि कितने तरह की उसको एलर्जी है। और दूसरी बात है कि रिपोर्ट जनरली हफ्ते के अंदर आ जाती है। थोड़ा सा लंबा टेस्ट होता है, बाकी रूटीन टेस्ट की तरह नहीं कि आपने सुबह सैंपल दिया तो शाम तक आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। यूजुअली एलर्जी टेस्ट जो आपका ब्लड से होता है उसमें 1-1.5 हफ्ता लगता है, 1-1.5 हफ्ता लगता है आपकी रिपोर्ट आने में। ठीक है। डॉक्टर साहब, एक आजकल आप एक ट्रेंड देखेंगे, जो है आप बजट होटल में चले जाएं, चाहे वो 5 स्टार में होटल में चले जाएं या नॉर्मली अच्छे ऑफिसेज में चले जाएं, सब जगह कारपेट बिछ चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि ये कारपेट भी एक कॉज है एलर्जी का। इस बारे में क्या करेंगे? क्योंकि देखिए, कोई भी ऑफिस है बगैर कारपेट के कोई भी ऑफिस नहीं बन रहा है। चलो घरों तक तो अभी मिनिमम एंट्री हुई है, लेकिन ऑफिसेज में तो कारपेट्स की एंट्री हो गई है। इस बारे में मैंने एक बार आपका लेक्चर सुना था जिसमें आपने कारपेट्स के ऊपर लोगों को बड़ा क्वेश्चन किया था कि भैया इससे ज़रा बच के रहिएगा। इसके बारे में ज़रा प्रकाश डालें प्लीज़। सर, कारपेट्स आजकल होटल्स में और घरों में आजकल एक फैशन हो गया है कारपेट्स लगाने का, लेकिन कारपेट्स में एक चीज़ होती है डस्ट माइट। डस्ट माइट एक बैक्टीरिया, एक काइंड ऑफ छोटे सा कीटाणु होता है जिसके कारण सांस की एलर्जी और स्किन की एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। डस्ट माइट आप देखेंगे कि अगर हम जैसे रिपोर्ट देखते हैं तो 90% ऑफ द लोग ऐसे हैं जिनको डस्ट माइट की एलर्जी पॉजिटिव आती है। डस्ट माइट होता है ऐसे पर्दों में जिनको धूप ना लगती हो, ऐसे कारपेट्स में जिनको धूप ना लगती हो, ऐसे कपड़े में, जैसे हम सर्दियों के बाद कपड़े निकालते हैं तो निकालते ही हमें छींकें लग जाती हैं, उसमें डस्ट माइट होता है।
तो डस्ट माइट का सिर्फ या तो कारपेट्स आपके फिक्स ना हो और आप उसको रेगुलर 10 दिन 15 दिन में धूप लगा दे रहे हैं, फिर तो कारपेट का सेंस बनता है। लेकिन ऐसे फिक्स्ड कारपेट जिनको धूप नहीं लगती उसमें डेफिनेटली डस्ट माइट होता ही होता है। तो जैसे आपने सही कहा कि होटल्स वगैरह के कमरे जिन पे कारपेट्स वगैरह होता है उसमें डस्ट माइट और सर ऑफिस में भी हो गया आजकल, ऑफिस में भी हो गया, सबके ऑफिस में कॉमन हो गया सर। काफ़ी तो इसके लिए क्या क्या सावधानी बरती जाए सर? सावधानी सर यही है कि कारपेट्स को आपको धूप लगानी चाहिए हर 10 दिन बाद, ताकि उसमें डस्ट माइट की ग्रोथ ही ना हो। एक बार उसमें डस्ट माइट की ग्रोथ हो गई तो बिना धूप के किसी तरह से आप उसको नहीं कर सकते। फिर आजकल स्पेशल वैक्यूम क्लीनर्स आए हैं जो डस्ट माइट को किल करते हैं। अगर आप नहीं धूप लगा सकते जैसे फिक्स्ड है तो फिर आपको उस तरह के क्या कहते हैं वैक्यूम क्लीनर्स यूज़ करनी चाहिए। आजकल कुछ मैट्रेसेस और सोफ़ाज़ और ये सब भी इस तरह के एलर्जी फ्री आ गए हैं जिसमें डस्ट माइट की ग्रोथ नहीं होती। स्पेशल पिलो कुशन्स और ये तो वो भी उनका भी यूज़ किया जा सकता है, उनको बिछाया जा सकता है उसके ऊपर ताकि डस्ट माइट का एक्सपोजर ना हो। डॉक्टर साहब एक बड़ी कॉमन एलर्जी है जो ऑब्जर्व की गई है, जैसे कुछ नॉर्मली बच्चे, आजकल के बच्चे या बच्चियां जो यूथ एज में हैं, यंग एज के अंदर है, वो जब भी निकलते हैं धूप में तो उनको एलर्जी हो जाती है, रेड फेस हो जाते हैं और दाने दाने से निकल आते हैं। तो हाउ टू एक तो चलो ठीक है धूप में ना निकला जाए, लेकिन क्योंकि रूटीन है, कॉलेज जाना है, लॉकडाउन खुल चुका है, तो उनके लिए एक बड़ी एक कंसर्न होगी है कि कोई उनका चेहरा लाल पड़ जाना, दाने दाने हो जाना, स्किन ड्राई हो जाना, उसके लिए उसका क्या इलाज है डॉक्टर साहब? उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? सर धूप की एलर्जी का एक इलाज तो है कि कोई उसे फेस को निकलें तो आप कवर करके निकलें। दूसरा सनस्क्रीन उसका एक है ताकि वो लाल ना हो स्किन। और धूप की एलर्जी के भी अगेन थोड़ा खाद्य पदार्थ को कंट्रोल करने में और रेगुलर एक्सरसाइज से धूप की एलर्जी भी डेफिनेटली रिड्यूस होती है। और डॉक्टर साहब इसके बाद सेकंड जो कॉमन एलर्जी आ रही है वो आ रही है कि ग्रास एलर्जी। लोग नॉर्मली पार्क में जाते हैं, बुजुर्ग लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं, वहाँ पे खेलते हैं, पूरी मस्तियाँ करते हैं, तो ये ग्रास एलर्जी एक बहुत बड़ा कॉमन कॉज हो गया है। तो इसके लिए सर कोई आप जैसे प्रिकॉशन जो भी आप सजेस्ट करना चाहें HNT के दर्शकों को, तो क्या प्रिकॉशन इसके लिए लेनी चाहिए? सर घास एक ऐसी चीज़ है जिसकी एलर्जी को प्रिवेंट करना तो बड़ा मुश्किल है, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि अगर आप पार्क में खेलने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो करना बंद कर दें। तो ये घास वगैरह की एलर्जी के लिए रिपीटेड एक्सपोजर अगर आप उस जगह पे जाएं तो डेफिनेटली वो उसका थोड़ा सिम्टम्स कम हो जाते हैं। और अगर फिर भी होती है तो फिर इसके लिए एक वैक्सीन आती है, इम्यूनोथेरेपी कहते हैं उस वैक्सीन को, उसको लेके भी घास की एलर्जी को कम किया जा सकता है। मतलब इसकी घास की एलर्जी का जो ग्रास एलर्जी है उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, उसके लिए इम्यूनोलॉजी का एक प्रॉब्लम एक इंजेक्शन लगता है डॉक्टर साहब, और वो हो सकता है, प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं। और डॉक्टर साहब एक नई एलर्जी का भी आजकल चलन आया है लोगों को कि रोडों के ऊपर इतनी गाड़ियाँ हो गई हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आप शीशा खोल देते हैं, हल्का सा पोल्यूशन वो गाड़ी के अंदर, आपका डीजल स्मोक, पेट्रोल स्मोक, कुछ भी गाड़ी के अंदर आता है तो आपको छींकें लग जाती है, जुकाम हो जाता है। ये किस तरह की एलर्जी नहीं डेवलप हुई है डॉक्टर साहब? सर ये अभी काफ़ी पुरानी एलर्जी है, डस्ट की एलर्जी है, और उसके बाद जो केमिकल्स होते हैं पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स में उसकी एलर्जी है। ये अलग अलग तरह के एजेंट्स हैं जिससे एलर्जी होती है डेफिनेटली, क्योंकि अगेन इम्यूनिटी हमने देखा कि जैसे कम हुई है, एक्सरसाइज हम कम करते हैं, और दूसरी बात है कि जैसे इन चीज़ों का एक्सपोजर भी बढ़ा है, रोड पे गाड़ियाँ भी बढ़ी हैं तो एलर्जेंस का अमाउंट भी बढ़ जाता है, तो उसके कारण इनकी एलर्जी अब देखा गया कि ज़्यादा होती है। तो इसको कम करने के लिए ये जैसे अब हमने देखा है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स लोगों ने जैसे मास्क पहनना शुरू किया, तो स्पेशली उन लोगों को वो एलर्जी से काफ़ी राहत मिली एलर्जीज़ में। तो ये देखा गया कि अगर आप उस एलर्जन को अगर आप नहीं अवॉइड कर सकते तो आप उससे बचने के लिए मास्क वगैरह पहन सकते हैं ताकि उन चीज़ों का एक्सपोजर ना हो। और अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ से नहीं बच सकते और उसका प्रिवेंशन नहीं कर सकते, तो फिर हमेशा इन चीज़ों के लिए आपके लिए वैक्सीन आती है, वो वैक्सीन लगवा के या ओरल वैक्सीन लेके आप एलर्जी को काफ़ी अवॉइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने समय दिया, आपने बहुत क्या कहते हैं ऐसी बड़ी नॉलेजेबल आपने एडवाइस दी और बहुत अच्छा आपके साथ सेशन रहा। डॉक्टर साहब एक आपसे विनती करना चाहेंगे कि जैसे बहुत सारे ऐसे हैं HNT के दर्शक या हमारे मित्र जो भी देखेंगे इसको पूरा उसमें एक बहुत बड़ी उसमें हो जाएगा, तो बहुत सारे लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे, तो मेरी ये विनती है अगर आप अपने ऑफिस से किसी का नेम और कांटेक्ट नंबर इसके अंदर अगर चलवा दें इस आपके इंटरव्यू के दौरान, तो लोगों के लिए बड़ी सहूलियत रहेगी, क्योंकि वो सीधा उनको कॉल कर पाएंगे और अपने अपॉइंटमेंट लेके और आपके जो टेस्ट हैं उनका डिस्काउंट्स का और आपकी फ्री एडवाइस का और कंसल्टेंसी का फ़ायदा उठा पाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, ऐसा एक नंबर हम डलवा देंगे बीच में जिससे कि लोग उस नंबर पर कॉल कर सकेंगे
और वहाँ पे उनको अगर चाहें तो उसी नंबर पे भी उनको एक निःशुल्क सलाह दी जाएगी। और बाकी जैसे भी OPDs होती हैं हमारे डॉक्टर्स की या मेरी, तो उस हिसाब से हम पेशेंट्स का फ्री निःशुल्क कंसल्टेशन दे सकते हैं उनको। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर इस इंटरव्यू के लिए। हाँ। जाते जाते डॉक्टर साहब एक आखिरी आपसे जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप इसको किस तरह का आप भविष्य पाते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस तरह के आप जिस फील्ड में हैं, इस एलर्जी की जो महामारी है, हर आदमी को और अल्टरनेट आदमी को, ऑलमोस्ट हर आदमी को एलर्जी है, ये कब तक काबू हो पाएगी? जैसे सर एलर्जी कोई ऐसी इन्फेक्शन तो नहीं है कि जिससे बिल्कुल ख़त्म किया जा सके। हाँ, एलर्जी की बीमारी डेफिनेटली बढ़ती जा रही है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि जितनी ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर सकें, जितना हम पौष्टिक खा सकें, उन्हीं चीज़ों से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जी एलर्जी की बीमारी को हम पूरी तरह जड़ से ख़त्म कर सकें। तो HNT के दर्शकों, आज ये रूबरू हुए हम डॉक्टर प्रशांत जैरत से, जो अपने आप में एक किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप क्या कहते हैं, गूगल करिए, वैसे डॉक्टरों के बारे में पता करिए, एलर्जी के कौन स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ पे डॉक्टर प्रशांत आपके सामने बैठे हैं, उन्होंने बहुत सलाह दी है। आज एक एपिसोड हुआ है, सेकंड एपिसोड के अंदर बहुत सारे और सवाल हैं जो आप लिखेंगे, जो आप पूछेंगे, जो कमेंट्स करेंगे, और कुछ हमारे भी उसमें हैं। आज समय की कुछ लिमिटेशंस होती हैं और कुछ पाबंदियाँ होती हैं, डॉक्टर साहब की भी अपनी कमिटमेंट्स होती हैं। तो अगले इंटरव्यू के अंदर, अगले सेकंड पार्ट के अंदर हम बहुत सारे सवालों को लेके आएंगे। जब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और कभी भी आपको लगता है किसी भी एलर्जी से वो हैं, तो आप खुद ओवर द काउंटर जाके कोई मेडिसिन ना लें। आपको एक हेल्पलाइन नंबर पे इस पे मिल जाएगा, फ्री कंसल्टेंसी मिलेगी, और आपको अगर टेस्ट भी कराना तो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा, स्पेशल प्राइस पे मिलेगा। और डॉक्टर साहब की 2000 से ज़्यादा विद इन द कंट्री फ्रेंचाइज है। उसके बाद अगर आप विदेश भी ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ भी दुबई, UK और कई कंट्रीज़ में भी इनकी अपनी ब्रांचेज खुल चुकी हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सुखबीर जी इस इंटरव्यू के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।